माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस देने जा रहे हैं जिसपे आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो जिसमें प्रश्न नंबर 1 जो है, ठीक है, बनाओ फटाफट। आप दिमाग लगाएंगे, पहले तो चेक करेंगे क्या रेजोनेंस हो रहा है। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएंगे। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे, सब कुछ लॉजिक है। सबसे अच्छा इफेक्ट जो होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इस टाइप से। ठीक है, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन को बना लो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस तीनों को आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, सेकंड नंबर प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लगेगा बना करके। ये एक है, ये दूसरा कंपाउंड है मेरे में, ये तीसरा कंपाउंड है मेरे में, ये फोर्थ नंबर कंपाउंड है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का अगर आपको जवाब मिल चुका है तो आप चैट पे प्लीज लिखेंगे, चैट पे प्लीज लिखेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाँ सही है श्रुति, आपका जवाब जो है बिल्कुल सही है। कोई ठीक है, सेकंड बनाए फिर आप। सेकंड नंबर बनाए माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर थर्ड बनाएंगे आप। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाते जाए। ठीक है, फोर्थ बनाएंगे। ठीक है, फिफ्थ बनाएंगे। फिर और भी कुछ क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, तो 2 मिनट का तुम्हें टाइम देते, जल्दी से बनाओ ये 5 क्वेश्चंस। तो आई होप ये सारे प्रश्न आपके बन गए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे इस तीनों में देखो, तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, किसी में भी रेजोनेंस नहीं है, सारे के सारे में हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो अब जिसपे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगे उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा किसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा नंबर्स पे है? तो यहाँ पे जिसका ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है टोटल? तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 12 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा मेरे भाई 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर तुम अगर निहारोगे तो यहाँ पे तुमको 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिस पे जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर 2 में अगर देखोगे तो इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये कंपाउंड में बाकी जो ये 3 कंपाउंड्स दिए हैं इस पे केवल और केवल हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। तो पहले तो ऐसे चेक करना पड़ेगा। हाँ, अब सिंस इतना बात तो तुरंत समझ में आ जानी चाहिए कि रेजोनेंस वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है,
अब मेरे भाई इस तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना है मेरे भाई, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसपे जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उस पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा बनेगा। ठीक है, थर्ड नंबर एग्जाम्पल पे डिस्कशन करते हैं। तो थर्ड नंबर पे इस पे आपको रेजोनेंस दिखाई देगा, इस पे आपको कोई रेजोनेंस नहीं है, इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन है और इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। लेकिन यहाँ पे मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि इधर भी कॉन्जुगेशन है, इधर भी कॉन्जुगेशन है, लेकिन इस पे केवल एक ही डायरेक्शन में है मेरे पास, इस पे केवल एक ही डायरेक्शन में है। तो तुम कहोगे सर ये तो क्रॉस हो गया, नहीं, नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा है इस पे क्या चीज है, लेस नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन जब सेम हो जाता है तब फिर हम चेक करते हैं कि एक्सटेंडेड है या क्रॉस। तो लेस नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, तो आपको दिखाई देगा इस तरीके से कि रेजोनेंस वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा और इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन में जो जीत जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर एग्जांपल तुम्हारे सामने देखेंगे मेरे भाई। तो यहां पर भी देखो, तो यहां पर भी कॉन्जुगेशन में यहां पे भी रेजोनेंस है, यहां पे भी रेजोनेंस है, लेकिन मेरे भाई इस पे किसी ऐसे डायरेक्शन में होगा रेजोनेंस, या किसी एक डायरेक्शन में होगा, या तो इधर करा दो, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज करा दो, ये एक डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन मेरे भाई इस पे क्या होगा, इधर होगा और इधर होगा, ये दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉन्जुगेशंस इक्वल है, ये दोनों कॉन्जुगेशन में, ये दोनों कॉन्जुगेशन में, ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन सेम है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्सटेंडेड दिखाई देगा और यहाँ पे आपको क्रॉस दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अच्छे से नोट्स कॉपी में अपना लिखेंगे ताकि रिवाइज करने में आपको समझ आएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। तो फिफ्थ नंबर जब क्वेश्चन को देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ऑलमोस्ट हर बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा अलग, यहाँ पे एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे एक कार्बन और लगा देगा मेरे, यहाँ पे एक कार्बन और लगा देगा, यहाँ पे एक कार्बन और लगा दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन का इसी टाइप से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बुक्स पे भी आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन देखने को। लेकिन यहाँ पे आखिर कॉन्सेप्ट क्या चीज है, सवाल है कि अगर देखा जाए तो तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, किसी में भी रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन है तीनों में, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी तीनों में बराबर बनेंगे, क्योंकि इस पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इस पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सवाल है कि अब प्रॉब्लम आ गया। हाँ, लेकिन ये अगर तुमको इतना नोन है कि ये ट्रांस है, ये ट्रांस है और ये सिस है, तो इन जनरल रिंग को छोड़ करके ट्रांस इन जनरल डोमिनेट कर रहा होता है सिस से। ये दोनों तो बात समझ में आ गई, लेकिन ये क्या बीच में होगा या पहले होगा या लास्ट में होगा, कहां पे इसका पोजीशन होगा, इसे कैसे जानेंगे। तो मेरे भाई इसको देखो अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखो, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में है और इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, एक नीचे इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा रहा है, एक ऊपर करवा रहा है मेरे में। इसी तरीके से यहाँ पे देखो इस तरीके से, तो ये सब के सब क्रॉस है, इसका डायरेक्शन अलग है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का कुछ भी एंगल पे है अलग है और इसका अलग है। तो मेरे भाई इस दोनों में क्या चीज आपको देखने को मिलेगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन है। इस दोनों में आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो सेम है लेकिन क्रॉस है। लेकिन इस पे देखो, इसका भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर ही है, इसका भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर ही है। तो यहाँ पर आपको ये एक्सटेंडेड दिखाई देगा और जिसकी वजह से ये जीत जाएगा, जिसकी वजह से ये जीत जाएगा मेरे में। ठीक है, तो ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि इसमें एक्सटेंडेड क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इस दोनों में क्रॉस कॉन्जुगेशन है। हाँ, क्रॉस में अब आ गया तो दोनों में ट्रांस और सिंस में इन जनरल ट्रांस डोमिनेट करेगा, क्योंकि इस पे रिपल्शन कम है या डाइपोल मोमेंट कम है, ये भी तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर हो गया होगा। तुम्हारे सामने एक दो प्रश्न और भी रखेंगे मेरे भाई ताकि तुम्हें अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस तरीके से क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर पे, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरीके से हम एक दो प्रश्न तुम्हारे सामने और भी देंगे मेरे भाई।
ठीक है, ये हुआ। सर वो ऑक्सीजन लिखना है सर, तो 6 क्या का हुआ? सेकंड। ये ओ सर वो लिखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, यस ऑक्सीजन है। ठीक है, 7 नंबर बनाओ। एक दो प्रश्न और देते हैं। जल्दी जल्दी बनाओ मेरे भाई, फास्ट, लेट नहीं करने का। ठीक है, बनाएंगे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन मेरे में। ये 9 नंबर होगा, हम 10 लिख दिए, 9 नंबर होगा। एक लास्ट आपको 10 नंबर प्रश्न दे रहे हैं। सब क्वेश्चन आपको बना करके बहुत अच्छा लगेगा मेरे भाई। ये रहा 10 प्रश्न, जल्दी से बनाए मेरे भाई। तो आई होप क्वेश्चंस बन गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो और 7 में देखो, तो यहाँ पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन होता हुआ दिखाई देगा, बट यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिखाई देगा, और जहां पे रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे दोनों में क्या चीज हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिन लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, अपने आप दिख जाएगा किस पे ज्यादा है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 10 लिखा गया है। तो अगर 10 हो या 10 से कम हो तो उस केस पे सिस ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, ये सिस अल्कीन है और ये ट्रांस अल्कीन है। एक सिस है और दूसरा वाला ट्रांस है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है, इसके नीचे लिख दो सिस और एक के नीचे लिख दो ट्रांस, इसके नीचे ट्रांस है। अब देख सकते हो ये जेड टाइप का फॉर्मेट है, ये ट्रांस हुआ, और सिस और ट्रांस में सिस जीत जाएगा। इन जनरल ट्रांस जीतता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विद इन द रिंग इक्वल टू 10 या उससे कम होगा तो सिस जीत जाता है। क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालो, तुम्हें 12 दिखाई देगा, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 10 आएगा। तो इस केस में ट्रांस जीतेगा, ट्रांस जीतेगा सिस से। ये सिस है माय डियर, ये सिस है, और ये देखो जेड के फॉर्मेट में है, तो इस केस पे ट्रांस जीत जाएगा। इसी तरीके से 10th नंबर में देखो, 10th नंबर पे देखो, आपको देखने को मिलेगा कि ये कार्बन sp2 है, ये रिंग के अंदर पे कार्बन sp2। याद रखना, एक हम आपको इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहे हैं, महा इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी भी 3 मेंबर्ड आपको रिंग दिखाई दे, कितना मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड दिखाई दे, तो उस पे सबसे पहला जो फैक्टर आप लगाएंगे, तो कहीं पे लिख भी लेना, अगर कहीं पर भी आपको 3 मेंबर्ड रिंग दिखाई दे तो वहां पे जो फर्स्ट फैक्टर आप जो लगाएंगे वो एंगल स्ट्रेन लगाएंगे, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। तो हम रिंग के कार्बन का बात करें हाइब्रिडाइजेशन का, तो ये sp3 है, ये sp3 है, और ये वाला sp2 है। यहाँ पे देखो ये sp2 है, ये sp2 है, और ये वाला sp3 है। मेरे भाई sp2 का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, sp3 का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, और इसका 120 डिग्री। तो सवाल है कि sp2 और अगर ज्योमेट्रिकली एंगल देखे तो 60 डिग्री दिखाई देगा, 60 डिग्री दिखाई देगा। इसका मतलब एंगल स्ट्रेन sp2 की वजह से ज्यादा क्रिएट होता है। तो जिसमें ज्यादा sp2 होगा
उस पे एंगल स्ट्रेन भी क्या होगा, ज्यादा होगा मेरे भाई। उस पे एंगल स्ट्रेन भी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। तो यहाँ पर याद रखना, कभी भी 3 मेंबर्ड रिंग हो जाए तो वहां पे सबसे पहले जो फैक्टर आप लगाएंगे वो एंगल स्ट्रेन का फैक्टर लगाएंगे। वहां पर जो आप सबसे पहला फैक्टर लगाएंगे वो एंगल स्ट्रेन का फैक्टर लगाएंगे। आई होप ये जो बात हम कहें आपको वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। सर सिस और ट्रांस कैसे पता करना है? सिस और ट्रांस कैसे पता कर रहे हैं मेरे भाई, देखो कभी भी ऐसा दिखाई दे सेम एटम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। ये ऑलरेडी हम, अच्छा आप केमिकल बॉन्डिंग उस टाइम में आप लेट ज्वाइन किए थे, ठीक है। और मेरे भाई अगर सेम एटम्स सेम साइड में हो तो उसे सिस कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा जुबैक। यस सर। ठीक है, तो हाँ एच बी है मेरे भाई, यहाँ पे एच बी है तो एच बी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उससे भी देख सकते हो। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से रिलेटेड। अब जो हमारा डिस्कशन है मेरे भाई, अच्छा लास्ट क्लास में हम लोग सिग्मा रेजोनेंस पढ़े थे, सिग्मा रेजोनेंस। तो याद है ना उसपे, ये सिग्मा रेजोनेंस केवल कहां पे होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन में। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन, इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे आप। सिग्मा रेजोनेंस केवल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां पे होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन में होता है, अदरवाइज सिग्मा रेजोनेंस नहीं होता। और ये भी हम बताए थे इन जनरल यहाँ पर से क्वेश्चंस जेई में आने का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है, नहीं के बराबर, ठीक है। हाँ इसको बहुत लोग बताए थे ये भी कि डांसिंग रेजोनेंस भी कहते हैं, बट हम लोग इस वर्ड को यूज नहीं करेंगे क्योंकि डांसिंग इज नॉट अ टेक्निकल वर्ड। तो मेरे भाई अब जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है, यहाँ पे पहले मैं एग्जाम्पल तुम्हारे सामने पुट करने जा रहे हैं, उसके बाद उस रूल का नाम हम बताएंगे आपको, क्या रूल का नाम है। मेरे भाई एक कार्बन है और वो कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो कार्बन हम जो बनाए हैं मेरे भाई ये sp2 है और sp2 प्लेनर होता है, आपको पता है। ये वाला हम ऐसे दिखलाए, ऐसे रखा हुआ है मेरे भाई, ऐसे इसके पेज के परपेंडिकुलर रखा हुआ, यानी एक बॉन्ड अंदर है एक बॉन्ड बाहर है और एक बॉन्ड यहाँ पे पेपर वाले प्लेन में है। लेकिन अगर तुम निकालोगे तो ये प्लेन पे आ जाएगा, एक प्लेन पे आ जाएगा, फ्लैट रख दिए है बस, ऐसा सोचो। हाँ ये लेट से ये कार्बोकटायन है, लेट से ये कार्बोकटायन है तो कार्बोकटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट हम करने क्या जा रहे हैं इस पे, हम करने क्या जा रहे हैं कि इसको हम पकड़ करके इस कंपाउंड को, इस कार्बोकटायन को पकड़ करके हम इसको टेढ़ा मेढ़ा करने लगे, टेढ़ा मेढ़ा करने लगे। मतलब तुम ऐसा सोचो ना माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा सोचो कि ये बॉन्ड नीचे आ रहा है, इसको पकड़ के जैसे ऐसे है ना मेरे भाई, अभी अभी ऐसे है, ये मेरा हाथ के जैसा, इसको नीचे कर देंगे, इसको मुड़ा दे रहे हैं। तो सोचो ये क्या सोच रहा होगा मेरे भाई, ये क्या सोच रहा होगा, बताना थोड़ा, क्या सोच रहा होगा, मन में क्या सोच रहा होगा मेरे। ये भी नीचे झुक जाएगा, यानी इसको पकड़ करके ऊपर से ऐसे झुका दिए है मेरे भाई, जैसे हर्ट कैसे होता है मेरे भाई, हर्ट की तरह इसको झुका दिए, तीनों बॉन्ड को पकड़ करके ऐसे झुका दिए। सोचो ये क्या सोच रहा होगा भाई, ये मन मन ही क्या कर रहा, डैश डैश कह रहा होगा। यानी इसमें क्या लगने लगा, पहले इसके बीच का एंगल जो था 120 डिग्री था और ये स्टेबल था, लेकिन अब इसके बीच का एंगल लेस देन 120 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। और ड्यू टू दिस यहां पर क्या चीज आ जाएगा, एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। अच्छा मेरे भाई अगर इसको ऐसे करने के बाद अगर छोड़ दे तो क्या होगा, अगर इसको ऐसे करने के बाद छोड़ दिया जाए तो क्या वो वापस पोजीशन पे आ जाएगा या फिर वैसा ही रहेगा, क्या लगता है तुम्हें, जल्दी से बताओ। वापिस आ जाएगा, यस। तो यही चीज है मेरे, क्यों, इसका मतलब स्टेबल ज्यादा होता हुआ। तो इस चीज को, ये जो चीज हम बताने जा रहे हैं मेरे भाई, इसको ब्रेड्स समझाए थे, साइंटिस्ट का नाम है ब्रेड्स रूल। क्या नाम है मेरे भाई, ब्रेड्स रूल, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं मेरे भाई, इस बात को जानेंगे। सिंस ये तो समझ में आ गया आपको कि ये हमेशा क्या होगा, अगर इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अगर तुम इसमें एंगल स्ट्रेन क्रिएट करोगे तो ये वापस यहीं पे जाना चाहेगा और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एंगल स्ट्रेन लग रहा है। तो अब क्या चीज है, तो मेरे भाई हम क्या किए ना, इसको ऐसे ही पकड़ करके नीचे कर चुके हैं।
ऐसा सोचो हम पकड़ करके रखे हुए, ठीक है, इस तीनों को हम इस तरीके से पकड़ करके रखे हुए। अब तुमको से इसको छोड़िएगा आप तो ये तो फिर वापस उसी पोजीशन में चला जाएगा, लेकिन मेरे भाई इसको हम छोड़ नहीं रहे। ऐसा सोचो ना कि इसको हम इधर से एक नीचे से बांध दिए और इसको भी मेरे भाई हम इस तरीके से बांध दे रहे हैं नीचे से, इसी तरीके से इसको भी, और इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पे अच्छे तरीके से देखो तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, और मेरे भाई यहाँ पे एक कार्बन। यानी कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर मेरा ढंग से नहीं बन पाया मेरे भाई, वरना हम इसको ऐसे बना देते। जो हम बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे रफ में एक और बना रहे हैं। ये स्ट्रक्चर जो हम बनाना चाहते थे मेरे भाई कुछ इस टाइप का बनाना चाहते हैं, कुछ इस टाइप का बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो मेरे भाई ये खुद सोचो कि इस पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा लग रहा होगा, हाई अमाउंट ऑफ एंगल स्ट्रेन लगता होगा। और ये ब्रेड्स हम लोग को बताते हैं ये कंपाउंड जो है एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, इस पे 2 रिंग्स है, बहुतों को नजर आ रहा होगा 3 रिंग्स है, लेकिन मेरे भाई हम सच सच बताएंगे इस पे केवल 2 रिंग है। एक अपने आप बन जाता है, दिखाई देने लगता है, लेकिन रियल में हमने तो 2 ही रिंग बनाया है, एक अपने आप बनी है। तो ये 2 रिंग है, इसको बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कहते हैं या बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो अब इस पे कार्बोकटायन है मेरे भाई, तो इस पे क्या चीज होगा, एंगल स्ट्रेन इस कार्बन में बहुत ज्यादा लग रहा होगा। ये कार्बन तो खुले में sp3 है, ये कार्बन तो नीचे वाला तो sp3, इसमें कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है। ऊपर वाला कार्बन जो है वो sp2 है, इस पे लार्ज अमाउंट पे एंगल स्ट्रेन लग रहा होगा। और मेरे भाई ब्रेड्स इसको बोलते हैं, ये नारियल है मेरे भाई। हाँ, ना रियल मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये रियल नहीं है। हाँ, ये नारियल मत समझ लेना मेरे, ये ना रियल, ये रियल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। इस बात को हम इंग्लिश में लिखने जा रहे हैं मेरे भाई, फटाफट मेरे साथ साथ लिख लेना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, प्लेनैरिटी, प्लेनैरिटी can't be achieved, can't be achieved, planarity can't be achieved at bridgehead carbon, at bridgehead carbon in, कार्बन भी हो सकता है या कोई अदर एटम भी होगा, कार्बन या अदर एटम भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपको कार्बन ही देखने को मिले। प्लेनैरिटी कांट बी अचीव्ड एट ब्रिजहेड कार्बन, या कोई दूसरा एटम हो, ठीक है, एटम इन बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, in bicyclic compounds due to large angle strain, large angle strain मेरे भाई, due to large angle strain if if ring contains, कंपाउंड में मे भी ऐसा हो सकता है कि कहीं पे और भी लगा हो, तो ring contains equal to or less than 8 carbon atom, equal to or less than 8 कार्बन एटम्स, 8 कार्बन एटम। तुमको सर 8 के बाद रख सकते हैं मेरे भाई, यस 8 के बाद रख सकते हैं। तुमको सर ऐसा कहे तो मेरे भाई ऐसा सोचो ना, ऐसा सोचो ना, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन अभी इतना ही था, लेकिन यहाँ पे बीच वाले में ऐसा सोचो हम कार्बन का नंबर बढ़ाएंगे, तो कार्बन का नंबर बढ़ाएंगे, या फिर सोचो यहाँ पे किनारे वाले में एक एक कार्बन और बढ़ा दे, तो ये कार्बन जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये वाला बॉन्ड किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ, ये वाला बॉन्ड किधर मूव करेगा, ऊपर, तो सब ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये धीरे धीरे मेरे भाई ऊपर हो जाएगा, तो एंगल स्ट्रेन भी कम होने लगता है। इसीलिए अगर 8 कार्बन तक है तब तक तो इसका एंगल स्ट्रेन लग रहा होगा और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ये 8 कार्बन से ज्यादा होगा तो ब्रिजहेड कार्बन पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन अचीव हो सकता है, ठीक है मेरे भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन अचीव हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लाइन बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देंगे जो आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा और कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड एग्जिस्ट,
मेरे भाई इसमें से आपको बताना है कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे और कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो मेरे भाई नंबर वन, ठीक है, जो एग्जिस्ट करेंगे उसके पास टिक लगा दीजिएगा और जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे उस पर आप क्रॉस लगा दीजिएगा। बस इतना ही दिमाग लगाएंगे आप मेरे, ठीक है। जो एग्जिस्ट करेगा उस पर टिक लगा देंगे और जो एग्जिस्ट नहीं करेगा उसमें आप क्रॉस लगा देंगे मेरे। बस इतना ही काम करना है मेरे। ये फ्री रेडिकल है मेरे, फ्री रेडिकल है, ठीक है। यहाँ पे ये कार्बन आयन दिए हैं, ये कार्बन आयन दिए हैं, ठीक है, और दे रहे माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, रिलैक्स रहने का। ब्रिजहेड कार्बन में sp2 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्लेनैरिटी अचीव हो ही नहीं पाएगा। हाँ, कब तक? जब तक 8 कार्बन हो या 8 से कम हो। हाँ, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, ठीक है, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर, जल्दी जल्दी बनाओ मेरे में। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, और ले लो मेरे में। क्वेश्चन का कोई कमी नहीं है अपने पास, जितना चाहो उतना मिलेगा मेरे में। ये NH लिखे हैं, ये NH लिखे हैं, ठीक है। स्केच पेन से गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा पता नहीं चला, डार्क हो गया है वो, ठीक है। वो NH लिखे हैं और ये कुछ भी नहीं है। तो चलो, ये कुछ हम 6 प्रश्न आपके सामने रखे, इसमें बताओ कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे और कौन से एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बहुत आसान प्रश्न हम दिए हैं, जल्दी जल्दी बनाओ मेरे में। ब्रेड्स रूल, बन गया? चैट पे जवाब देना, बन गया कि नहीं बना। सर लास्ट वाला स्ट्रक्चर ये बोरॉन है और यहाँ पे NH है, NH। चलो बन गया मेरे भाई, चलो मिला लेते हैं मेरे भाई। ये नारियल है कि ब्रिज हेड पोजिशन पे, ब्रिज हेड ये वाले दोनों पोजिशन को कहते हैं जहां पे कनेक्शन होता है, जहां पे कनेक्शन होता है, थोड़ा ब्रिज की तरह काम होता है, इसलिए हम इसको ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं या ब्रिज हेड एटम कहते हैं। तो यहाँ पे ये नारियल है मेरे भाई, क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो कि नहीं हो सकता, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी कार्बन sp2 है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ब्रिज हेड पे। ये कार्बन sp3 है मेरे भाई, ये एग्जिस्ट करेगा। ये कार्बन आयन है, ये एग्जिस्ट करेगा। ये कार्बन आयन है, ये एग्जिस्ट करेगा। अगर इस पे बात करें मेरे भाई, तो ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रिज हेड पे नहीं है, यहाँ पे ब्रिज हेड पे नहीं है। यस, यहाँ पे ब्रिज हेड पे है, यहाँ पे ये ब्रिज हेड पर है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे sp2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे sp2 नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये बोरॉन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp2 आएगा, जो कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा और कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इस पेज को हम हटा रहे हैं, इस पेज को हम हटा रहे हैं मेरे में, ठीक है। अब जो हमारा डिस्कशन है मेरे में, वो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पर। हाँ, अब जाहिर सी बात है, ब्रेड सूल पढ़े हैं तो ब्रेड सूल का एप्लीकेशन यूज होगा, एप्लीकेशन पार्ट यूज होगा। हाँ, एक महा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स है, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो हेडिंग बना लीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स अब क्या होता है मेरे, तो सिंस हम आप लोगों को इंटरमीडिएट्स के बारे में बहुत, स्टोकियोमेट्री हो गया हो चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो, तो इंटरमीडिएट बनता था। तो इंटरमीडिएट का मतलब अगर हम इन जनरल तुमसे पूछेंगे तो तुम कहोगे सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में अगर कुछ और भी चीजें बन रही होती है तो उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में यहाँ पे ऑर्गेनिक में कौन कौन से इंटरमीडिएट्स आएंगे इस बात को जानेंगे। तो हमारे पास में जो इंटरमीडिएट्स आएंगे वो आएंगे कार्बोकटायन,
कार्बोकटायन, जिसमें कार्बोकटायन का मतलब क्या चीज होता है, तो जाहिर सी बात नाम से ही पता चल रहा है, कार्बन के ऊपर कटायन होगा, यानी कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। मेरे भाई जिस कार्बन में अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम लोग कार्बोकटायन कहते हैं। हाँ, ये ऐसा कार्बोकटायन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। ठीक है, दूसरा जो मेरे भाई इंटरमीडिएट हमें पढ़ना है वो है कार्बन आयन, वो है कार्बन आयन। तो जाहिर सी बात है ये कार्बोकटायन था या कार्बन आयन है, तो कार्बन में निगेटिव चार्ज होगा, कार्बन हैविंग निगेटिव चार्ज, कार्बन हैविंग निगेटिव चार्ज। हाँ, यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा मेरे भाई। अगला इंटरमीडिएट के बारे में बात करें तो कार्बन फ्री रेडिकल। हाँ, इसके ऊपर सिंबल चाहो तो बना सकते हो, कार्बन आयन ऐसे होगा मेरे भाई, या कार्बोकटायन ऐसे होगा, और कार्बन फ्री रेडिकल, हाँ ये कार्बन के 3 इंटरमीडिएट्स है, और इसको ऐसे दिखलाते हैं, कार्बन के ऊपर एक पॉइंट, पॉइंट का मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाँ मेरे भाई, यहाँ पर एक और भी तरह का इंटरमीडिएट होता है मेरे भाई, जिसको हम लोग कार्बिन कहते हैं, और कार्बिन से मिलता जुलता एक और होता है नाइट्रीन, नाइट्रीन भी होता है, एंड कार्बिन। तो मेरे पास में स्पेस कम है, इसलिए हम नाइट्रीन और कार्बिन एक जगह पे लिख दिए हैं, नाइट्रीन और कार्बिन एक जगह पे लिखिए। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आराम से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई। कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब यहाँ पर कार्बन में ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन, कार्बन कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पर भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, बस हमको एक लाइन तुम लोग जवाब दे देना, चाहो तो मुंह से जवाब दे देना कि कार्बोकटायन में वैकेंट ऑर्बिटल है, ये कब स्टेबिलाईज होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से स्टेबिलाईज होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से स्टेबिलाईज होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। यस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से स्टेबिलाईज होगा। तो लिखो इसके नीचे में, स्टेबिलाईज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, स्टेबिलाईज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब सिंस ये कार्बन आयन है, अब कार्बन आयन माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज्यादा है, तो ये कैसे स्टेबिलाईज होगा, इसको कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला आएगा या फिर देने वाला, किससे स्टेबिलाईज होगा, यस EWG से। तो ये स्टेबिलाईज्ड बाय इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलाईज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा मेरे भाई, कार्बन फ्री रेडिकल किससे स्टेबिलाईज होता होगा, डोनेटिंग से या फिर विथड्रॉइंग से, क्या लगता है तुम्हें? तो जाहिर सी बात है ये भी, इसके पास में भी वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से स्टेबिलाईज होगा। हाँ, फिर से बोलेंगे, अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बात करोगे तो कार्बोकटायन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कार्बन आयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलेटिवली अगर बात करो और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कार्बोकटायन और कार्बन आयन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर इस दोनों में भी तुम ज्यादा बात करो तो इसका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेरे भाई इसके लिए तो हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे कार्बोकटायन के बारे में। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया मेरे भाई। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, रेडिकल का पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। ऐसा होता है कभी कभी एक एक पेपर में यहाँ पर से दो दो क्वेश्चन चले आते हैं, या फिर इसका एप्लीकेशन भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग बनाओ, सब हेडिंग, जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसपे हमारा डिस्कशन होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, हाँ यहाँ पे जो स्टेबिलिटी लिखेंगे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखेंगे। मेरे भाई एक बात तो तुम लोगों को सबको पता है कि सबसे ज्यादा कोई स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा कोई स्टेबल होता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद कौन स्टेबल होता है, तो नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद कौन होता है, तो एंटी एरोमेटिक होता है।
एंटी एरोमेटिक। इवन अगर हम बात करें मेरे भाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और साथ में अगर हाइपर कॉन्जुगेशन को भी इंक्लूड करें, इंडक्टिव इफेक्ट को भी इंक्लूड करें, तो हमें लगता है ऐसा कि तुम लोग का जवाब आना चाहिए सबसे पहले तो एरोमेटिक होगा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, क्योंकि नॉन एरोमेटिक में ही सारा कुछ केसेस आएगा। यहीं पर आपका क्या चीज आएगा, चाहे तुम यहाँ पे रेजोनेंस देख रहे होगे, कॉन्जुगेशन देख रहे होगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे होगे, इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे होगे, ये तीनों इसी कैटेगरी पे आएगा मेरे। वो सारा के सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक ही होते हैं, जिसपे हम ये सारी चीजें देखते हैं। और उसके बाद एंटी एरोमेटिक आएगा। तो ये समझ में आना चाहिए मेरे, इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं, बस हम समझाएं कि कैसे अप्रोच होना तुम्हारा चाहिए, या हम किस सीक्वेंस में चेक करेंगे। हाँ, इवन तुम अगर बात करो तो सबसे पहला अप्रोच यहाँ पे जो हो रहा है मेरा, सबसे पहला फैक्टर हम लगा रहे रेजोनेंस। उसके बाद क्योंकि एरोमेटिक एक रेजोनेंस का ही पार्ट है, उसके बाद देखो नॉन एरोमेटिक में हम रेजोनेंस अलग से लिखे हैं, ऐसा थोड़ी कि एरोमेटिक में रेजोनेंस नहीं होगा, होगा मेरे भाई, लेकिन रेजोनेंस अभी भी नॉन एरोमेटिक में सबसे आगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसके बाद इंडक्टिव है। और ये जब सारा रूल फेल कर जाएगा तो हो सकता है लास्ट वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो, और वहां से हम लोग डिटरमिन करेंगे वो सबसे लेस स्टेबल या लीस्ट स्टेबल बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका हम लोग एक डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अभी लिखेंगे मेरे भाई, जिससे आपको हेल्प मिलेगा समझने में भी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी, एक अप्रोच हम दिखलाएंगे तुम्हें। ठीक है, और फिर इसको जब क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो मेरे भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर पे सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं मेरे भाई, वो है एरोमेटिक, वो है एरोमेटिक। सबसे पहले कौन लिखने जा रहे हैं, वो है एरोमेटिक। ठीक है, अब दिक्कत मेरे भाई यहां पे भी एक आ जाता है, लेट्स से हम कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहां पर अगर देखो मेरे भाई, तो ये कार्बोकटाइन भी एरोमेटिक है, और यहां पर ये कार्बोकटाइन भी एरोमेटिक है। ये दोनों कार्बोकटाइन मेरे भाई एरोमेटिक, दोनों कार्बोकटाइन एरोमेटिक। तो मेरे भाई कोई बता सकता है ये दोनों अगर एरोमेटिक कार्बोकटाइन, हाँ रेजोनेंस भी है, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, को चैट में बता सकता है, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा तुम्हें लग रहा है। यस, श्रुति का जवाब बिल्कुल क्लियर है कि सर सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अगर दोनों एरोमेटिक मिल गया तो जिसपे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन जनरल बनेंगे, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, चार्ज डिस्पर्सन ज्यादा होगा, उसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा। तो एरोमेटिक में सेकंड वाला ज्यादा होगा, है तो दोनों एरोमेटिक, लेकिन उस पे भी अगर देखा जाए तो ज्यादा आरएस जिसके बनेंगे, या फिर चार्ज डेंसिटी, जो है वैसे तो एकदम क्लियर बात करो तो चार्ज डेंसिटी ही बोलना चाहिए हमें। ठीक है, दूसरा नंबर पे मेरे भाई आता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन। ठीक है, सीक्वेंस में याद रखोगे तो सोचने का एक, वैसे तो पता है कि एरोमेटिक सबसे आगे होगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन, सर ये क्यों होगा, तो जवाब ये है कि इसमें सिग्मा रेजोनेंस हो रहा है, हम लोग रेजोनेंस वाला ही फैक्टर देख रहे हैं, तो इसमें सिग्मा रेजोनेंस होता है। और आपको अच्छे से पता है कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन में इसका स्टेबिलिटी का हम, और इसमें 2-3 कंपाउंड्स और भी लगा करके आपको दिए थे, और जिसपे आप लास्ट क्लास में स्टेबिलिटी कंपैरिजन भी किए थे। दरअसल वो भी एक क्वेश्चन ही था, वो भी एक क्वेश्चन ही था मेरे भाई। ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन ही था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे, सब क्वेश्चंस हैं। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन मेरे भाई, इसके बाद जो नंबर आएगा, अभी जाहिर सी बात है रेजोनेंस चल रहा है, अभी रेजोनेंस खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, ये एक रेजोनेंस है, ये भी रेजोनेंस है। अब मेरे भाई अगर कार्बोकटाइन से डायरेक्टली अटैच प्लस एम ग्रुप होगा, तुम कह सकते हो सर माइनस एम में भी तो रेजोनेंस होगा, यस वहां पे भी होगा, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर हम रेजोनेंस वाले फैक्टर में बात करें, अगर कार्बोकटाइन से डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड प्लस एम ग्रुप, प्लस एम ग्रुप, मेरे भाई इसका बहुत बड़ा खासियत है, बहुत बड़ा खासियत। तुम सर क्या खासियत है मेरे, तो हम तुम्हें दिखलाना चाहेंगे। जैसे मान लो CH2 प्लस, और आपको एक प्लस एम ग्रुप के बारे में आइडिया है, CH2 प्लस OH, तो ये इसका क्या करेगा ना मेरे भाई, इसका सबसे पहला बार ये ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है, ये रेजोनेंस करके, और वही वाला स्ट्रक्चर ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। याद करो स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर, तो डायरेक्टली अटैच अगर प्लस एम ग्रुप होगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू ऑक्टेट कॉम्प्लीशन।
ड्यू टू ऑक्टेट कॉम्प्लीशन माय डियर स्टूडेंट। तो पहले में तो रेजोनेंस देखे जिसमें एरोमेटिक आया, उसके बाद सिग्मा रेजोनेंस वाला केस आया, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, और उसके बाद डायरेक्टली अटैच्ड प्लस एम ग्रुप। ये तीनों के तीनों अभी भी रेजोनेंस में चल रहा है। इवन पता है नेक्स्ट जो पॉइंट, अभी 2 पॉइंट्स और भी लिखेंगे, वो भी रेजोनेंस पे ही चलेगा, वो भी रेजोनेंस में ही चलेगा। तो इसके बाद बोला जाता है मेरे भाई बेंजाइलिक कार्बोकटायन, बेंजाइलिक कार्बोकटायन। हाँ, अब तुम जानो बेंजाइलिक पोजीशन किसे कहते हैं, बेंजाइलिक पोजीशन किसे कहते हैं, ये भी तुम्हें जानना जरूरी है। तो बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है, बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है उसे बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। ये ऑलरेडी हम हाइपर कॉन्जुगेशन में बता चुके हैं। तो यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकटायन है, यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकटायन है। हाँ, इस पे अगर जी ग्रुप होगा, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप्स लगा रहेगा तो फिर ग्रुप का इफेक्ट देखेंगे, वो प्लस एम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ग्रुप का इफेक्ट देख लेंगे हम। तो उसके यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि हम लोग करेंगे मेरे भाई। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बोकटायन में भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस 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 रेजोनेंस। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा था, यहाँ पे कोई ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई एलाइल कार्बोकटायन, एलाइल कार्बोकटायन। मेरे भाई एलाइल कार्बोकटायन क्या होगा, ये किस टाइप का होता है? तो मेरे भाई कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अल्कीन होना चाहिए, अल्कीन sp2 होना चाहिए, और वहां पर से कोई डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन हो गया, उसी तरीके से मेरे भाई अल्कीन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होगा तो उसे एलाइल कहते हैं। और यहाँ पे एलाइल कार्बोकटायन है तो यहाँ पे कार्बोकटायन होगा, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे भी। अब तुमको सर बेंजाइलिक ही आगे क्यों हुआ, एलाइल क्यों नहीं आगे हुआ? तो यहाँ पे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, चार्ज डिस्पर्जन ज्यादा होगा, यहाँ पे चार्ज डिस्पर्जन कम होगा, इसीलिए बेंजाइलिक आगे है, एलाइल पीछे है। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे भाई एलाइल के बाद, तो इसके बाद अल्काइल कार्बोकटायन, अल्काइल कार्बोकटायन, इसको इसी तरीके से आप पढ़ेंगे। और सोचो भी मेरे भाई, अब यहाँ पे मेरे भाई पहले क्या चेक करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्काइल है तो रेजोनेंस थोड़ी ना हो जाएगा, केवल अल्काइल ग्रुप है, अगर रेजोनेंस हो जाएगा तो इसी कैटेगरी किसी में आने लगेगा। तो फर्स्ट चेक हाइपर कॉन्जुगेशन, पहले यहाँ पे आप चेक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर देन मेरे भाई देन आप चेक करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, देन फिर आप इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। पहले आप चेक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आप इंडक्टिव इफेक्ट चेक कर लेंगे। हाँ, तो ये हुआ मेरे भाई। अब जैसे इसके लिए एक एग्जांपल तुम्हारे सामने हम रख सकते हैं, यहाँ पे अल्काइल कार्बोकटायन में, अल्काइल कार्बोकटायन में जैसे अगर तुम्हें हम एक एग्जांपल दिए मेरे भाई CH3 CH2 प्लस, CH3 CH3 प्लस, मेरे भाई एक और एग्जांपल दिए CH3 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 प्लस। ठीक है, ये हुआ मेरे भाई। इसमें बता सकते हो ऑर्डर कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है, जिसपे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा मेरे भाई, तो थर्ड वाले का सबसे ज्यादा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो इस तरीके से हम लोग डील करते हैं। हाँ मेरे भाई, इसके नीचे फिर एंटी एरोमेटिक चलता रहेगा, हम लोग देखे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक देखे, फिर लास्ट में आपके एंटी एरोमेटिक में आकर के रुकेगा। ठीक है, वो रुकता रहेगा मेरे पास, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। चाहो तो लिख सकते हो कि अल्काइल के नीचे अब कोई आएगा तो इसके नीचे और भी कुछ कुछ बीच में हो सकता है इन जनरल। तो यहाँ पे एंटी एरोमेटिक हो सकता है लास्ट में। तुम कहोगे सर इसका एग्जांपल दिखला दीजिए हमें, तो मेरे भाई देखो तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रखे जो कि एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन है, एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन है। ठीक है, तो ये सारी बात तुम अच्छे से ध्यान पे रखो मेरे भाई, तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, इसे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको आएगा तो सारे एरोमेटिक्स या एंटी एरोमेटिक कंपैरिजन होगा। ठीक है, सारे इसमें होंगे तो साइक्लोप्रोपाइल वाले होंगे, कहीं पे 2 लगा रहेगा, कहीं पे 3 लगा रहेगा। यहाँ पे सारे प्लस एम ग्रुप रहेगा, कहीं पर OH रहेगा, कहीं पर NH2 रहेगा, इसी तरीके से बेंजाइलिक रहेगा मेरे भाई, इसमें ग्रुप्स लगा रहेगा अलग अलग, जो कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन तुम्हें पढ़ाएंगे, ताकि एक साथ क्वेश्चंस डील कर पाए, ताकि एक साथ सारा क्वेश्चंस डील हो पाए। तो आई होप मेरे भाई ये सारा जो भी बात आपके सामने रख रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी। किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन को हेडिंग बनाए थे, कुछ लिखे थे क्या उसमें?
चलो अब अगला जो है मेरे भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब क्या है माय डियर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में, यहां पर भी हम जो ऑर्डर लिखेंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ही होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ही होगा। फिर से मेरे भाई कि कार्बन आयन का स्टेबिलिटी चेक करना है तो मेरे पास सबसे पहले एरोमेटिक ही ज्यादा स्टेबल होगा, फिर कौन होगा नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में एंटी एरोमेटिक। तो वो सब कुछ सेम यस, लेकिन मेरे भाई वहां पे प्लस एम ग्रुप रखते थे, डोनेटिंग ग्रुप रखते थे। यहाँ पे हम चाहेंगे कि विथड्रॉइंग ग्रुप हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट है, ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट है। तो फर्स्ट नंबर वही होगा आज भी, एरोमेटिक कार्बन आयन। तुम पूरा लिख सकते हो एरोमेटिक कार्बन आयन। हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं एरोमेटिक कार्बन आयन का, ये रहा मेरे भाई एक एरोमेटिक कार्बन आयन, ये सबसे टॉप पे होगा। दूसरा नंबर यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो अब सीधा सीधा आएंगे मेरे भाई माइनस एम ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहेगा। तो सवाल है कि क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा मेरे भाई, रेजोनेंस का एक पार्ट है माइनस एम, सबसे अच्छा इफेक्ट माइनस एम ही होता है, माइनस एम ही होता है। तो माइनस एम ग्रुप, तुमको सर एक एग्जांपल दे दीजिए हमें, तो देखो तुम्हारे सामने एक एग्जांपल दे देते हैं खूबसूरत सा, CH2 माइनस NO2। ये NO2 एक बड़ा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है मेरे भाई, एक बड़ा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है मेरे भाई। थर्ड नंबर तुम्हारे सामने माइनस एम के बाद कौन आया था, वहां पे प्लस एम था, उसके बाद बेंजाइलिक था, तो यहाँ पर भी बेंजाइलिक होगा। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे अलग होगा मेरे भाई, सेम सीक्वेंस चलेगा, बस वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देखते थे, यहाँ पे हम क्या चेक कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग चेक करेंगे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा, हाँ जब भी कंपेरिजन होगा तो सारा आपको बेंजाइलिक में होगा, सारा इस टाइप के ग्रुप्स पे होगा, उस पे आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो एरोमेटिक प्लस एम था वहां पे, यहाँ पे माइनस एम, वहां पे बेंजाइलिक था, बेंजाइलिक यहाँ पे भी। फोर्थ नंबर वहां पे एलाइल कार्बोकटायन था, यहाँ पे एलाइल कार्बन आयन हो जाएगा मेरे भाई, एलाइल कार्बन आयन हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो एलाइल कार्बन आयन बना लो मेरे भाई, एलाइल कार्बन आयन रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। फिर फोर्थ नंबर, फिर चाहो तो लिख लो अल्काइल कार्बन आयन। अल्काइल में आप क्या चेक करना पड़ेगा, अल्काइल कार्बन आयन मेरे भाई, अल्काइल है यहाँ पे वो माइनस एच इफेक्ट नहीं बोलेंगे इन जनरल, माइनस एच इफेक्ट नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट नहीं लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे ऐसा मत लगा देना प्लस एच, तो वो सर माइनस एच मेरे भाई, माइनस एच आपको देखने को रेयरली कहीं पर मिल जाएगा तो मिल जाएगा, आपको इन जनरल नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चंस में, ठीक है। अल्काइल कार्बन आयन, और फिर उसी तरीके से मेरे पास 6 नंबर में चाहो तो लिख लो यहाँ पे एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक दुनिया भर का एग्जाम्पल है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे माइनस चार्ज, ये एंटी एरोमेटिक कार्बन आयन है। तो इस तरीके से हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का डील करते हैं। यही तुमको सर बिल्कुल सेम एक जैसे ही तो चल रहा है, ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं है, यस माय डियर स्टूडेंट कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब इसी तरीके से हम स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल भी बता दे रहे हैं मेरे भाई, यहीं पर स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल भी यहीं पे हम डील करने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल मेरे भाई, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी डील करेगा। क्या होगा सर इसका कैसे डील होगा, तो मेरे भाई जैसे इसका डील किए, जैसे कार्बोकटायन का डील किए, उसी तरीके से इसका भी डील होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे एरोमेटिक, तो सवाल है कि ऑड इलेक्ट्रॉन तो कभी एरोमेटिक भी नहीं होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ पे तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का केस ही खत्म हो जाता है। सोचो कितना मस्त हो गया मेरे, प्लस एम में भी आ सकता है, वैसा कुछ रेजोनेंस हो जो कि आपको सिलेबस पे तो मिलने वाला है नहीं सवाल, वो आपको कैसे पता, वो सब कुछ पता है। इन जनरल क्वेश्चन भी रेडिकल से आने का चांसेस बहुत कम है। अगर मान लो कि कार्बोकटायन से आने का चांसेस 60% है, कार्बन आयन से आने का चांसेस 60 थोड़ा ज्यादा बोलिए, कार्बोकटायन 50 कर लो उसको, और कार्बन आयन 45% है, और फ्री रेडिकल का 5%। कम चांसेस का मतलब जीरो नहीं बोले, ऐसा मत समझ लें इसको पढ़ना ही नहीं,
नहीं पढ़ना है, लेकिन चांसेस कम होता है, ज्यादा ये लोग दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे भाई यहाँ पे एरोमेटिसिटी वाला चक्कर ही खत्म, यहाँ पे केवल शुरुआत होगा बेंजाइलिक से। इवन पता हम बताते भी नहीं तब भी तुम कर सकते थे। बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होगा, मेरे भाई CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल। तो यहाँ पे ये रेडिकल भी रेजोनेंस करता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ाए होंगे मेरे भाई। रेजोनेंस में आपको रेडिकल का रेजोनेंस पढ़ाए होंगे। हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन टूट जाता है, हाफ हाफ एम में। तो ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन को आधा कर रहे हैं, नहीं मेरे भाई, यहाँ पे बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन से उसका बात कर रहे हैं कि एक एक में ब्रेक हो जाए। तो ये बेंजाइलिक हो गया। बेंजाइलिक के बाद मेरे भाई कौन सा नंबर आएगा? तुम कहोगे सर एलाइल, यस एलाइल में भी तो रेजोनेंस होगा, एलाइल फ्री रेडिकल, एलाइल फ्री रेडिकल मेरे यहाँ पे भी रेजोनेंस है, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इसके बाद तुम चेक कर सकते हो अल्काइल मेरे भाई, ना एरोमेटिक होगा ना आपका एंटी एरोमेटिक, यहाँ पे केवल कौन होगा? नॉन एरोमेटिक वाला होगा। तो अल्काइल फ्री रेडिकल मेरे भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भाई तुम्हारे सामने के एग्जांपल रख सकते हैं, CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH CH3 रेडिकल, CH3 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 रेडिकल। तो यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पे जिसपे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है या प्लस एच इफेक्ट ज्यादा है, प्लस एच इफेक्ट भी होगा यहाँ पे, रेडिकल में प्लस एच होता है। तो यहाँ पे आप पहले प्लस एच फिर प्लस आई चेक करेंगे, इस तरीके से चेक करेंगे। तो मेरे भाई एक बार चैट पे हमको जवाब दो, जो कि भी आपको बताया गया अभी वो सारा बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है, यस या नो? यस, वेरी गुड। तो माय डियर स्टूडेंट, तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस देते हैं। ये -m क्यों नहीं लिए? तो यहाँ पे ऋतु -m क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। इन जनरल आप रेजोनेंस यहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए +m भी इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। जो आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे वो हम यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, ठीक है। हाँ, इन जनरल कुछ नहीं काम करता तो सबसे पहले आप चेक करेंगे रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल्स होमवर्क के लिए दे देते हैं मेरे भाई, जो तुम घर में प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करेंगे क्लास पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आप लोगों का ऑफलाइन क्लासेस होगा फ्रॉम थर्सडे, ठीक है। तो अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in decreasing order of stability। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में आपको अरेंज करना है माय डियर स्टूडेंट। हम कुछ सामने तुम्हारे सामने प्रश्न रख देते हैं। नंबर 1, ये 2 पार्ट में रख देते हैं, ज्यादा सारा क्वेश्चन आ जाएगा वैसे, ठीक है। बनाते जाइए, बना लीजिएगा घर में मेरे भैया, होमवर्क है आपके लिए। सारा प्रश्न आपके लिए होमवर्क है मेरे में, ठीक है। सारा प्रश्न आप बनाइए घर पे, ठीक है। आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करें मेरे भाई। बनाते जाएंगे मेरे भाई।
मतलब लिखते जाइए, ये होमवर्क है आपके क्वेश्चंस। 2 मिनट और लेंगे मेरे, इधर भर देंगे, आपको कुछ 8-10 प्रश्न दे देंगे ताकि आप घर में प्रैक्टिस कर सको, ताकि क्लास में टाइम सेव अप हो सके। अच्छा लगेगा मेरे भाई ये सब क्वेश्चंस को बना करके, ये सब क्वेश्चंस को आपको बना करके आपको अच्छा लगेगा मेरे। ठीक है, अच्छा से बनाएंगे मेरे भाई, दिमाग लगाएंगे। ठीक है, अगर रेजोनेंस सेम होने लगेगा, जैसे मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं, लाइक ये बताते हैं मेरे ये क्वेश्चन को मेरे भाई एक क्वेश्चन और देते हैं, वो उसको बताइए। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन मेरे माइंड पे आ रहा है मेरे को, उसको हम बताना चाहेंगे। अच्छा लगेगा आपको जान करके। पीछे वाले कह रहे तब से तो आप हमेशा ही बोलते हैं ऐसा कि अच्छा लगेगा क्वेश्चन बना करके। चलो मेरे भाई देखो, यहाँ पर तीनों में कार्बोकटाइन दिए है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस एम ग्रुप है, इधर से भी रेजोनेंस, इधर से भी। तुम कहो सर इसमें भी तो रेजोनेंस है, सल्फर भी तो रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर अपना डोनेट करेगा। यस, सल्फर भी करेगा इस तरीके से। तो फिर कैसे देखेंगे सर, तीनों में तो प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, तीनों में आप बोलते हैं कि प्लस एम इफेक्ट बराबर होता है सब में। यस, लेकिन ये रेजोनेंस के टर्म में सोचो ना, इसे रेजोनेंस के टर्म में, तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन जो कटायन है, कार्बन के जो ऊपर कटायन है मेरे भाई, ये 2p ऑर्बिटल वैकेंट है, और ऑक्सीजन जो लोन पेयर सप्लाई करेगा वो 2p का करेगा। तो 2p ओवरलैपिंग है दोनों जगह में, 2 बार 2 टाइम्स है। लेकिन यहाँ पे एक बार 2p एक ऑक्सीजन कार्बन प्लस वाला और एक सल्फर कार्बन प्लस वाले में 2p और सल्फर का 3p इन्वॉल्व है। और इसमें जो है मेरे भाई कार्बोकटाइन 2p और सल्फर 3p है, यही इन्वॉल्व है। तो आप खुद सोचो 2p ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कि 2p 3p होगा। तो आपको दिख गया होगा जवाब कि ऑर्डर ये आएगा। तो अगर प्लस एम ग्रुप सबके सब हो तो तुम इस तरीके से देखो, अगर यहाँ पे भी प्लस एम सेम है, तुम कहो सर यहाँ पे 2p यहाँ पे भी 2p तो फिर इंडक्टिव लगाओ। अगर मेसोमेरिक फेल कर जाएगा तो फिर इंडक्टिव लगा देना। तो यहाँ पे मेसोमेरिक तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो गया तो इंडक्टिव लगाओ माइनस आई। तो यहाँ पे दोनों माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई होने की वजह से ये कम माइनस आई करेगा, ये ज्यादा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो रिलेटिवली ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमको कंपैरिजन करना होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पे अरेंज करना पड़ेगा। तो तुम्हारे सामने हम कुछ 6-7 नंबर प्रश्न तक रखे, अभी 1-2 एग्जाम्पल भर देते हैं मेरे में, ताकि तुमको अच्छा लगे घर में बनाने में। ठीक है, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन का अपने पास कमी नहीं, क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, मेरे पास लेते जाओ क्वेश्चन, जितना चाहेंगे उतना मिल जाएगा। CF3 प्लस CCl3 प्लस। ठीक है, कुछ 2 प्रश्न और हमें लग रहा है कि जगह है हमारे पास में, जो कि दे देना चाहिए मेरे में, जो कि दे देना चाहिए हमें। तो मेरे भाई ये सारे प्रश्नों को, ये 12 प्रश्न हम आपको दिए हैं, नेक्स्ट क्लास पे ये डिस्कशन होगा, नेक्स्ट क्लास पे ये डिस्कशन होगा। तो ये कुछ 12 प्रश्न है मेरे भाई, जो लोग नहीं लिख पाया वो स्क्रीनशॉट ले ले, जो लोग नहीं लिख पाए हो स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि ये सबका PDF भेजना हर दिन पॉसिबल अब नहीं है, और नेक्स्ट क्लास में तो ऑफलाइन ही होगा। तो अब आप प्रैक्टिस करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।